चलिए फ्रेंड्स, आते हैं सेकेंड लेक्चर पे फाइनल अकाउंट्स के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे भी और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे भी। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो क्रेडिट साइड है, ये जो क्रेडिट साइड आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी। इनकम मतलब ये है आपकी सेल। सेल में से हम क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न यहीं पे घटा देते हैं। ठीक है। हालांकि एक और तरीका होता है कि ये सेल्स रिटर्न को आप डेबिट साइड लिख दें। घटाने की बजाय उसे ऑपोजिट साइड में लिख देना भी एक तरीका होता है, मगर बेटर है कि आप इसी अप्रोच के साथ चलें। ठीक है। सेल में से क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न घटा देंगे। फिर आइए, ये क्लोजिंग स्टॉक भी सेल के साथ ही नीचे लिखा जाता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रॉस लॉस, ये या तो ग्रॉस लॉस रहेगा, ये या तो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। दोनों में से एक ही चीज यहाँ पे रहेगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। दोनों एक साथ अपीयर होने वाले नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ये सेल हो गया। सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। सेल्स रिटर्न को हम और क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं यहाँ पे कि इसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस कर देते हैं और परचेस में से रिटर्न इनवर्ड्स माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो यू हैव टू बी बिट केयरफुल। जब भी आप सेल्स में से माइनस करें तो 5 सेकंड रुक जाएं, कंफर्म कर लें कि रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है। अगर सेल्स रिटर्न लिखा रहता है तो वहां पे तो कंफ्यूजन नहीं रहता स्टूडेंट्स को, मगर जहां पे रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा रहता है तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां गलती होती है। अब आइए टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, आमतौर पे आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया रहेगा, तो उसमें आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आइए, ये ओपनिंग स्टॉक ये आपका डेबिट साइड में रहता है। फिर परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वेजेस लिखा होगा या वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा, दोनों इधर आएगा। सैलरी नहीं, वेजेस एंड सैलरी एक साथ होगा। ऐसा नहीं कि वेजेस अलग है सैलरी अलग है तो आपने लिख दिया वेजेस एंड सैलरी, नहीं। क्वेश्चन में अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है तो इधर आएगा, वेजेस दिया है तो इधर आएगा, सैलरी रहेगा तो P&L में जाएगा। कैरेज इनवर्ड है, कार्टेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड भी लिख दीजिएगा इसमें। ऑक्ट्रॉय है, कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या है? चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। टू पावर है। ठीक है। टू कोल, गैस एंड वाटर। ठीक है। और क्या? टू इम्पोर्ट ड्यूटी, है ना। तो लगभग लगभग यही अकाउंट्स रहते हैं जो कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हेड में आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब हम एक काम करेंगे, इस ट्रेडिंग अकाउंट के इक्वेशंस भी देखेंगे। ठीक है। इक्वेशंस कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में से हम क्या फाइंड कर रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में से हम डिटरमाइन कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, अभी फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने 50 रुपए के गुड्स खरीदे और 60 रुपए में बेचे। तो मैंने खरीदा और फिर मैंने बेच दिया। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, मेरी डायरेक्ट इनकम, दोनों को कंपेयर किया। 50 का खरीदा, 60 में बेचा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का। ये 10 रुपए क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या किया अपन ने? 60 सेल थी, माइनस मैंने कितने के गुड्स बेचे। कितने के? कितने के गुड्स कितने में बेचे? देखो, ध्यान देना, मेरे पास चाहे कितने के भी गुड्स हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपए के गुड्स हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, इस 1000 में से 50 रुपए के गुड्स 60 रुपए में बेच दिए। तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा मेरा 10। आई बात समझ में? ठीक है ना।
बाकी 950 के गुड्स मेरे पास अभी भी रखे हैं, वो मैंने नहीं बेचे हैं। ठीक है, तो ये जीपी आपका कितना हुआ 10। अभी समझने की कोशिश करना। तो मेरे पास 1000 रुपए के गुड्स थे, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था, मैंने खरीदा मान लो कुछ भी नहीं इस साल, 1000 का मेरे पास स्टॉक था। मैंने 50 रुपए के गुड्स कितने में बेच दिए, 60 में, तो 60 मैंने यहाँ पे सेल लिख दी। अब 1000 रुपए के गुड्स थे, 50 रुपए के बेच दिए, तो बाकी बचे कितने, 950, जिसको मैं कहता हूं क्लोजिंग स्टॉक, 950। ठीक है, 950 प्लस 60 कितना हो गया, 1010। 1010 माइनस 1000, दैट इज 10। तो 10 इज द जीपी। आधी बात समझ में। तो यही आपने अभी क्या किया, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, मगर यहाँ पे आपने ऐसे ही फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, ये आपका क्या है, सेल, और ये है कितने के बेचे, सेल और कितने के बेचे। तो हम लिखेंगे इसको सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या कहा मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने के गुड्स बेचे। देखो, जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका जीपी का इक्वेशन बन गया। मगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि भाई 50 रुपए के गुड्स बेचे, जरूरी नहीं है ये लिखा हो। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, चलो मान लो कि मेरे पास 500 रुपए के गुड्स थे, 500 के गुड्स थे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने कोई गुड्स नहीं खरीदे, मैंने बेचे, इन 500 में से कुछ गुड्स बेचे। मैं आपको नहीं बताता हूं कि मैंने कितने के गुड्स बेचे, आपको बताना है कि मैंने कितने के गुड्स बेचे। 500 के गुड्स मेरे पास थे, बेचने के बाद मेरे पास अब 400 के गुड्स बचे हैं। 500 के गुड्स थे, कुछ बेच दिए, बेचने के बाद मेरे पास कितने के गुड्स बचे, 400 के। तो बताओ कि मैंने कितने के गुड्स बेचे। आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपए के। 500 में से 100 रुपए बेच दिए, तभी तो 400 रुपए गुड्स बचे हमारे पास। परफेक्ट। तो चलो अब एक और पूछता हूं मैं, 500 के गुड्स थे और 300 के और खरीदे, कितने हो गए, 800। 500 के थे, 300 के और खरीदे, 500 के थे दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक, 300 के और खरीदे दैट इज परचेजेस, कितना हो गया, 800। अब 800 में से कुछ बेचे, कितने के बेचे मैं नहीं बताता हूं, मगर इतना बता देता हूं कि अब मेरे पास बचे 600 के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि 200 के गुड्स बेचे। क्यों, क्योंकि 800 के थे और बचे केवल 600, मतलब 200 रुपए के गुड्स हमने बेच दिए। ठीक है, 600 के बेचे तो 200 के गुड्स हमने बेचे, 600 बचे हैं तो 200 बेचे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम यहाँ पे ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक और परचेस, ओपनिंग स्टॉक 500 था, परचेस 300 था, इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। थोड़ा भी कंफ्यूजन है बेटा तो लेक्चर को फिर से थोड़ा सा पीछे ले जाना, फिर से सुनना ये बात। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ पे, आप जब ट्रेडिंग देखो, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो समझ में आ गया आपको। चलो इसको भी अभी रहने दो, आप ऐसे ही समझो। ये मेरे पास मान लो कि 1000 के गुड्स थे, ठीक है, 500 के गुड्स और खरीदे, चलो 500 के गुड्स और खरीदे, और मैंने 100 रुपए इन गुड्स के ऊपर खर्च भी किया है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड था चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो मेरा टोटल गुड्स कितने के हो गए, 1000 प्लस 500 प्लस 100, ये भी इसकी कीमत में जोड़ा जाता है, तो हमारे टोटल गुड्स हो गए 1600। अब 1600, ध्यान देना, 1600 में से मैंने कितने के बेचे ये मैं नहीं बताता हूं, मगर मेरे पास 700 रुपए के गुड्स अभी भी रखे हैं। तो 1600 में 700 गुड्स अभी भी रखे हैं, तो बाकी बचे कितने, 900।
मतलब ये 900 के गुड्स मैंने बेच दिए, इसको मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, देखो अब आप कहेंगे कि सर ये इक्वेशन क्या है। देखो बेटा, ये इक्वेशन वही है और कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करना। एक बार फिर से मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास 500 रुपए के गुड्स थे, प्लस मैंने 500 रुपए के गुड्स खरीदे, प्लस 100 रुपए मैंने खर्च किया, तो मेरे टोटल गुड्स कितने हो जाने चाहिए? 1100 के। 1100 में से अभी मैंने मान लो कि 700 रुपए के गुड्स मेरे पास अभी भी रखे हैं, 1100 में से 700 मेरे पास अभी भी रखे हैं, तो प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता सकते हैं क्या कि मैंने कितने के बेचे होंगे? 1100 माइनस 700 दैट इज 400, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 400। तो ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये बहुत चीजें डिटरमाइन करने में हमारी मदद करता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं अब एक काम करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को बताइए। मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक है, और थोड़ा दिमाग भी लगाइए, है ना, केवल फॉर्मूला बेस्ड मत हो जाइए। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 5000, मेरे पास 5000 का स्टॉक था, परचेज किया 2000, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1000, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक है 1500। तो बताइए कि हमने कितने के गुड्स बेचे। तो सिंपल है, इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। 5000 थे, 2000 के और खरीदे 7, और एक्सपेंस हो गए 8। 8000 के गुड्स हमारे पास होने चाहिए इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें उसकी कीमत में जुड़ जाता है। तो 8000, मगर हैं कितने? 1500, तो इसका मतलब है कितने के बेचे? 6500 के बेचे। आई बात समझ में क्लियर है? हम्म। चलो एक और पूछता हूं मैं आपसे। चलो, ओपनिंग स्टॉक है 800, ठीक है, परचेज है 1300, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 600। फाइंड क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास 800 के गुड्स थे, 1300 के और खरीदे, मतलब 2100 के गुड्स होने चाहिए, मगर हमने कितने के बेच दिए? इसमें से 2100 में से 600 बेच दिए, तो 600 बेच दो, बाकी बचा कितना? 1500। तो 1500 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। उसी तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्स वाई जेड, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कुछ भी। क्लियर है? तो ये आपका इक्वेशन बहुत काम का है। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो अब एक और नया टर्म है, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का छोटा भाई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का छोटा भाई है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अभी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस, है ना, परचेजेस नेट परचेजेस वन एंड द सेम थिंग हियर, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। एडजस्टेड परचेस में केवल एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडजस्टेड परचेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि ओपनिंग स्टॉक है 5000, ठीक है, परचेजेस है 3500, ठीक है, और एक काम करो, एडजस्टेड परचेस ले लेते हैं। एडजस्टेड परचेजेस है 3500, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को जाने दो, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है इज इक्वल टू 1500, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 500, ठीक है, सेल्स
इज इक्वल टू 8000। फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लेक्चर को यहीं पे पॉज कर दो, आंसर एक बार डिटरमाइन करने की कोशिश करो, और नहीं बनता है या कंटिन्यू तो वैसे भी करोगे तो चेक करो कि आंसर सही आया है आपका कि नहीं आया है। देखो यहाँ पे आपको मालूम है कि जीपी फाइंड करना है, तो जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड परचेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? केवल एक डिफरेंस है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एडजस्टेड परचेज में नहीं होता है। इसका मतलब है कि यदि एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज एट 3500 प्लस 1500 दैट इज 5000। अब आपको क्या चाहिए, जीपी चाहिए था ना, तो जीपी आपका क्या आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 8000 माइनस 5000 दैट इज 3000। ये क्या है आपका जीपी। हाँ, एक बात ध्यान देना आप, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का क्या करोगे, यदि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, सेल मिल गया, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की क्या जरूरत है, आपके लिए किसी काम का नहीं है, आपके लिए वो यूजलेस है। यदि आपके पास सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सारे के सारे इक्वेशंस आप लिखिए, आगे इनको यूज करेंगे हम अच्छे से, आपको और अच्छे से चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो याद बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर नहीं करना है, बाकी सारी चीजें। जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? ठीक है, चल अब ये क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मान लो कभी पूछ लें कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या है, तो क्लोजिंग एंट्रीज कुछ नहीं है। देखो यार, ये जो आपका लेजर है ना, ये उसी की हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से था हमारा, ये ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड में क्या क्या लिखा था, टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये सब लिखा था ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, सेल टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये क्या है, इनको हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, इन केस एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको बनना चाहिए, इनको कहते हैं हम क्या, क्लोजिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज मालूम है किसको कहते हैं? ओपनिंग एंट्रीज जब हम नया साल शुरू करते हैं ना, तो बैलेंस शीट जो रहेगी, उस बैलेंस शीट में से अगले साल पूरी एंट्रीज बनती हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, उसे हम कहते हैं ओपनिंग एंट्रीज, और ये कहलाती है आपकी क्लोजिंग एंट्री। जिस प्रकार से आप ये ट्रेडिंग की क्लोजिंग एंट्री देख रहे हैं, उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती है। ठीक है, चल अब एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना, सब आपको मालूम है अभी क्या करना है। यहाँ पे एक सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, ओपनिंग स्टॉक किधर आता है ना, मालूम है। फॉर्मेट अगर नहीं देखा एक बार अच्छे से देख लीजिए, खुद से अच्छे से बनाइए, खुद से एक बार देख के खुद से बनाओ। परचेजेस को भी डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। फ्रेट ऑन अबव, ये देखो, ये डेबिट साइड आया, ये डेबिट साइड आया, फ्रेट ऑन अबव मतलब परचेज पे है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल ये भी डेबिट में लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं क्रेडिट में। सेल्स किधर लिखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है, ये सेलिंग एक्सपेंस आएगा क्या,
ये नहीं आएगा बेटा, ये आपका P&L में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि आपको मालूम है ट्रेडिंग में क्या आता है, ट्रेडिंग में आता है आपके डायरेक्ट एक्सपेंस जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये परचेजेस हो गया, उसके बाद है फ्रेट 5000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ठीक है, सेल्स 1,90,000 और सेलिंग एक्सपेंस कहीं अपीयर नहीं होगा। क्या करना है अभी है 190 एंड 15 कितना हो जाता है 2,05,000। अब माइनस कर देते हैं यहाँ पे हम, तो 2,05,000 माइनस 25,000 माइनस, तो आंसर आता है आपका 45,000। यहाँ पे टोटल सेम आएगा और ये टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 45,000, है ना। यहाँ पे लिख दिया करो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आंसर 45,000। तो बस ऐसे ही आपको, अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखिए, इसका आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, यहीं पे पॉज करें, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाता है तो आप रिज्यूम करो और चेक कर लो कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। फिर है परचेजेस 6,72,000, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, 672। फिर आ जाओ कैरेज इनवर्ड्स 30,000, वेजेस है 50,000 आएगा इधर, सेल्स है 11 लाख, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। लिख दूँ क्या यहाँ पे, ये आपका परचेजेस है, ये आपका कैरेज है, ये आपका वेजेस है, ठीक है, ये आपकी सेल्स है। फिर हाँ, अभी क्या है ये रिटर्न इनवर्ड्स जो है ना, ये रिटर्न इनवर्ड्स यहाँ पे हमको सेल्स में से माइनस करना चाहिए था, तो ये हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये परचेज भी और सेल्स भी, इन दोनों को तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेल्स लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स है आपकी 11 लाख, तो 11 लाख ये अंदर ही लिखो आप, पहले पढ़ लिया करो बेटर है। फिर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, कितना है सेल्स रिटर्न 1 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। ये हो गया सेल्स, ये सेल्स रिटर्न। अब आ जाओ ये परचेज, परचेज कितना है, परचेज है 672, ठीक है, माइनस कर दो रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न 72,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 लैक्स, ये भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे ले लीजिए आप, कितना है 2 लाख, ठीक है। सैलरी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जाता है P&L में, ठीक है। तो ये आ गया 10 एंड 2 कितना 12 लैक्स, माइनस करते हैं इस तरफ अपन, 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 30,000 माइनस 12 लाख, 4,20,000, 4,20,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ये टोटल हो गया आपका 12 लाख, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ये किधर जाएगा, जीपी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। चलो फाइंड द जीपी, जीपी बता सकते हैं क्या, एडजस्टेड परचेज दिया है, फ्रेट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है। बेटा याद होगा आपको, अभी अभी हमने देखा था जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, ये देखो, एडजस्टेड परचेज प्लस फ्रेट, फ्रेट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट ऑन अबाउट, ठीक है ना, और कुछ तो है नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये 75,000 प्लस 5,000, ये हो गया कितना 80,000, ठीक है। तो ये जीपी इज इक्वल टू, है ना, सेल कितना दिया हुआ है हमारा, सेल है 1,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका हो गया 80,000, कितना हो गया ये
40,000। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिल गया तो और सेल मिल गया तो इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत है नहीं फॉर डिटरमाइनिंग द जीपी, है ना। और ये सेलिंग एक्सपेंस भी अभी हमारे काम का नहीं है, बिकॉज ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये तो पी&एल में आएगा। क्लियर है? चलो, तो आंसर इज 40,000। चलो, आंसर आ ही गया, हालांकि आपने देख ही लिया है कि क्या है आंसर, फिर भी एक बार ट्राई करके देखो आप। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द जीपी। तो आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और सेल दिया हुआ है। तो हमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, केवल और केवल आपको सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो 1,20,000, है ना, माइनस क्या 75,000, तो आंसर आ गया 45,000। क्लियर है, समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आने लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में, फिर देखते हैं क्या पढ़ना है आगे। बाय बाय।